आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मीर वोरा साहब, जो 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। इक्विटी मार्केट का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ फिक्स इनकम और हाइब्रिड फंड्स का भी उनका गहरा लंबा अनुभव है। लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप सभी तरह के फंड्स चलाने का भी उन्होंने लंबा अनुभव लिया है। फिलहाल वो 70,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट मैनेज करते हैं। आप बाई क्वालिफिकेशन CFA हैं और इसके साथ ही आपने IIM लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है और साथ ही इंजीनियरिंग की भी डिग्री हासिल की आपने मैकेनिकल में वडोदरा से। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दो सवाल है आपस में जुड़े हुए, इसलिए एक साथ ही पूछ लेता हूँ। पहले तो ये कि सर डील का हो जाना कितनी बड़ी रिलीफ की बात है, और अगर रिलीफ की बात है तो फिर बाजार में इतनी तेजी और जोश, उत्साह, उमंग क्यों नहीं? बिल्कुल। नमस्कार अनिल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, तीन फैक्टर्स थे जो बाजार को पकड़े रखे थे, ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। एक तो ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे अभी, ऑयल का जो प्राइस बढ़ा था बहुत, उसके इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे काफी हो सकती है। सो दैट्स वन। सेकंड इज जो ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाए थे, उसका भी मुझे लगता है जो सॉल्यूशन, वी आर वेरी क्लोज टू इट। और थर्ड इज जो पूरा एआई का हवा बना बना हुआ है ग्लोबली, तो उसकी वजह से एफआईआईएस का जो अटेंशन है, एफआईआईएस का जो ध्यान है, वो इंडिया की तरफ नहीं था। मुझे लगता है कि ये तीनों फैक्टर सब सलट रहे हैं। गवर्नमेंट और आरबीआई ने खास करके जो रुपी पे काम किया है वो बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है अगले आने वाले हफ्तों में जिस तरह से रुपी स्टेबलाइज होगा, तो एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बाजार में, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मैं कहूंगा बाजार के लिए ये होगी। ऑयल प्राइसेस मिडिल ईस्ट डील से काफी शार्पली नीचे आए हैं, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। और एआई का जो हाइप है, मुझे लगता है स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद अब शायद थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। तो जो सारा अटेंशन उस तरफ जा रहा था, सारा ध्यान उस तरफ जा रहा था, वो मेरे ख्याल से मोर बैलेंस्ड रहेगा। वैल्यूएशंस मैं कहूंगा तो बहुत ही रीजनेबल हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल से हमने लार्ज कैप इंडाइसेस में इतने रिटर्न्स नहीं मिले हैं 2 साल में। बट मोर इम्पोर्टेंटली, बाकी जो वैश्विक मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनकी जो आउट परफॉर्मेंस हुई है, खास करके कोरिया, ताइवान, जापान, यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, वो एक रिकॉर्ड लेवल पे है। और इंडिया की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो भी रिकॉर्ड लेवल पे है। इंडिया वर्सेस अदर मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, इतना सस्ता कभी नहीं हुआ है। तो अगर कोई ग्लोबल वैल्यूएशन इन्वेस्टर है, वैल्यू इन्वेस्टर है, तो उसके लिए इंडिया को अभी इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। तो करेंसी, ऑयल और वैल्यूएशन, सारी चीजें जो है वो हमारे फेवर में है। और एक अच्छा बेस बन चुका है बाजार का सेंटीमेंट वाइज। डोमेस्टिक सेंटीमेंट तो अभी भी अच्छा है, ब्रॉडर मार्केट अभी भी अच्छा है। आपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे, बहुत ही अच्छे आए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में खास करके। तो एक अंडरलाइन स्ट्रेंथ तो इकोनॉमी की है ही। बस एक थोड़ी सी ट्रिगर जो जरूरी थी, वो मेरे ख्याल से अब आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बुरी खबरों का दौर पीछे और अच्छा समय शुरू होने की तैयारी, ये है पूरा का पूरा विश्लेषण आपके लिए। ये बात आपके लिए युद्ध से आती हुई दिख रही है। अब आइए सर, आपने कहा भी कि वैल्यूएशंस हमारे रीजनेबल हैं। क्या कहेंगे सर, युद्ध खत्म होने के बाद क्या पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव करेंगे? कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनमें आप पहले ओवरवेट थे, अब करेंगे, पहले अंडरवेट थे, अब वहाँ पर थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे? क्या बदलाव होने चाहिए? श्योर। तो सबसे बड़ा जो सेक्टर हमारा फाइनेंशियल्स वाला है, उस पे काफी ड्रैग थी, क्योंकि इन्फ्लेशन की कंसर्न्स थी। आरबीआई ने भी थोड़ा रवैया ऐसे ही रखा था। लेकिन अब वो सब इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आरबीआई ने भी जो स्टेप्स लिए हैं रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए एफसीएनआर में, मुझे लगता है $50 से $100 बिलियन इंडिया में इक्विटी और बॉन्ड फ्लोज में और एफडी फ्लोज में आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका होगा फाइनेंशियल्स, खास करके एनबीएफसी और बैंक्स को। लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, बोरोइंग कॉस्ट घटेगी, और करेंसी स्टेबलाइजेशन की वजह से मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी होगी। जो क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम देख रहा था लो थी, वो भी पिछले 3-4 हफ्ते में अच्छा पिकअप हुआ है। ये सेक्टर सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2 साल में विद इन द इंडेक्स ऑल्सो। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन और ग्रोथ का जो इक्वेशन है, एनबीएफसी और बैंक्स में सबसे अच्छा है। हमने ये भी देखा है कि फाइनेंशियल में जो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स हैं, वो तो अच्छा करते ही है जब बाजार तेजी पकड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ा, मुझे लगता है अभी भी लोग अंडरवेट हैं, और वैल्यूएशन और ग्रोथ का इक्वेशन यहाँ सबसे अच्छा बैठ रहा है। तो ये स्टॉक, ये सेगमेंट में हम अब पहले से ज्यादा वेट डाल रहे हैं। ठीक बात है। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स ये अब थोड़े ओवरवेट हो जाएँगे,
क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट, गिरता रुपया, महंगाई का डर, ये सब आपके लिए अब पीछे छूट जाएंगे, ये एक अच्छा रहेगा। एक और चीज़, बेसिकली सर समस्याएं तो हमारी दो ही थी, एक तो क्रूड वूड का जो वॉर की वजह से, और दूसरा एफआईज का बेचना। अब 2-4 दिनों से इन्होंने बेचना तो रोका है, लेकिन क्या ये टेम्परेरी है, या आपको लगता है कि अब इस लेवल पे एफआईज लौट आएंगे, या ये सिर्फ बेचना बंद करेंगे? एफआईज के फ्लो बड़े सेंटिमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो कैसे देखते हैं आप? आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो टेक्नोलॉजी, खास करके एआई की जो पुल थी, सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स, ओपन एआई, स्टारलिंक, वो बहुत ज्यादा माइंड शेयर ले रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वैल्यूएशन वहां पहुंच गए हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। और उसमें तेजी अगर थोड़ी कम भी होती है, क्रैश होने की बात नहीं है, अगर तेजी थोड़ी कम भी होती है, थोड़ा रीजनेबल अजम्पशंस आ जाते हैं, तो भी मुझे लगता है इंडिया में अच्छे पैसे आ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंडिया की जो अंडर वैल्यूएशन है वो इससे ज्यादा अंडर वैल्यूड कभी नहीं थी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट्स। तो कोई जो एफआईआई है, अगर स्टेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ चाहिए, तो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। तो मुझे मुझे लगता है कि एफआईआई की जो सेलिंग कम हुई है, या तो सेलिंग जीरो ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो अच्छी बात है। मे बी इज अ सिग्नल फॉर द फ्यूचर। और डोमेस्टिक फ्लोज तो आप देख ही रहे हैं कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, ईपीएफओ का फ्लो तो बाजार में हर महीने आ ही रहा है। तो उसका तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो थोड़ी सेलिंग बंद होने से भी मुझे लगता है बाजार को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और उसका क्लियर इंडिकेशन तो हमें दिख ही रहा है कि जब लार्ज कैप भी गिर रहे थे तो मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस इतने नहीं गिरे, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और पीएमएस एआईएफ का सपोर्ट ज्यादा रहता है, इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और जो एफआई की सेलिंग होती है वो टिपिकली लार्ज कैप्स में होती है। तो ये दोनों का जो गैप था वो काफी बढ़ चुका था। मुझे लगता है कि जैसे ही एफआई की सेलिंग बंद होगी तो ये गैप नैरो होगा और लार्ज कैप्स भी चलेंगे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो वैसे ही चल रहे हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं। हुँ। बिल्कुल, लार्ज कैप्स में भी अब थोड़ी खरीदारी लौटने की उम्मीद लेकर आप चलें तो ये बेहतर होगा। अब एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता हूँ वो है मॉनसून को लेकर। थोड़ा-सा इस बार डिले है, और अभी तक मामला मॉनसून को लेकर थोड़ा ढीला-ढाला ही चल रहा है। क्या बाज़ार की तेज़ी पर ब्रेक लगाने का काम कर सकता है, या बाज़ार गिराने का काम भी कर सकता है ये? देखिए, मॉनसून वीक है, लेकिन अभी भी लगता है डिले हो सकता है। और हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में भी मॉनसून काफी बार डिले होकर फिर रिवाइव हो जाता है। बट लेट्स अज्यूम कि अगर एल नीनो बहुत सीरियस है और मॉनसून वीक रहता है, फिर भी मुझे लगता है कि कंपेयर टू 10 years अगो, 20 years अगो, हमारी जो इकोनॉमी की कॉम्पोजिशन है वो अब रूरल पे डिपेंडेंट कम है। ओके। और जिस तरह से इरिगेशन वगैरह का भी जो डेवलपमेंट हुआ है नेटवर्क का, उसकी वजह से भी जो सीजनलिटी है प्रोडक्शन की वो थोड़ी कम हुई है। ऑफ कोर्स डैमेज होगी, लेकिन कंपेयर टू 10 years और 20 years अगो, जो रूरल का इंपॉर्टेंस है, एग्री का इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ा कम है। तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट मुझे लगता है कम होगी। प्लस विंटर क्रॉप इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रोडक्शन, वो टिपिकली उसमें इतनी डैमेज नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि यस, इट्स अ लिटिल बिट नेगेटिव। स्पेसिफिक सेगमेंट जैसे रूरल कंजम्पशन वाले सेगमेंट्स हैं, उसमें एफएमसीजी वगैरह है, उसमें वीकनेस दिख सकती है। बट मुझे नहीं लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कि उस तरह की जो अर्बन लिंक्ड और जो हायर इनकम लिंक्ड कंजम्पशन है उसमें इतना फर्क आना चाहिए, क्योंकि वो इकोनॉमी अब काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ये बात ठीक है। अब सर एक और चीज़ जो जानना चाहता हूँ मैं आपसे, वो है क्रूड को लेकर। क्या लगता है सर, क्रूड $70 के आसपास या ये वहाँ तक आ सकता है? और अगर वहाँ तक आता है तो क्या फिर वो एक बढ़िया तेज़ी का कारण और बन सकता है? डेफिनेटली, देखिए, एनीथिंग बिलो $80 इज गुड फॉर इंडिया। अभी 70 जाए कि 75 हो या 78 हो या 65 हो, फर्क ऑफकोर्स बेनिफिट होता है। बट 80 से अगर नीचे है तो हमारी जो सारी बैलेंस है, फिजिकल, करंट अकाउंट, वो सब वो हम मैनेज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन वगैरह भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो और वो 80 के बिलो तो क्रूड आ ही गया है, मुझे लगता है। सबसे बड़ी सरप्राइज तो ये है कि चाइना का जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है, वहां पे स्लो डाउन दिख रही है। तो वो भी एक डेल्टा फैक्टर है कि ऑयल के प्राइसेस को एक कैप रखेगा। मुझे नहीं लगता है अब, अगर अगर वॉर वापस शुरू होती है कोई रीजन से तो अलग बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता है कि ऑयल अभी 80 से ऊपर जा सकता है, विच इज गुड फॉर इंडिया। मेरे ख्याल से हम तो 80 के बिलो तो हम आराम से मैनेज कर लेंगे। आईटी शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक और थोड़ा-सा जो एआई चिप्स, सेमीकंडक्टर वाले मार्केट है, जिन्होंने अनाप-शनाप रिटर्न दिए, वो थोड़े ठंडे हो रहे हैं, वहाँ एफआईज़ की बिकवाली भी हो रही है।
दो चीज़ें हैं सर, क्या वो पैसा भारत में आ सकता है, नंबर वन, और नंबर टू, क्या आईटी कंपनियों के शेयर यहाँ पर अब खरीदने लायक हो चुके हैं या अभी भी नहीं? देखिए आईटी में हमारा एक्सपोजर मिड कैप आईटी में ज्यादा है। लार्ज कैप आईटी में मुझे वैसे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इवन विदाउट एआई उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो 10% से कम थी, और इंडिया जैसी ग्रोथ मार्केट में हमें 10% से कम ग्रोथ वाले सेक्टर में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स विच आर ग्रोइंग एट 20%, 25%। तो हमारा अटेंशन, हमारी इंटरेस्ट तो वही सेगमेंट पे रहती है। लार्ज कैप आईटी कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है, वो उनको करंट फॉर्म में 10% से ज्यादा ग्रोथ नहीं दे सकता, और वो सेक्टर हमारे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। द रीजन हमारे पास मिड कैप आईटी स्टॉक्स है, क्योंकि जो दो चार जो कंपनीज हैं उसमें अभी भी रूम फॉर ग्रोथ है, मैनेजमेंट ज्यादा डायनेमिक है, हंगर फॉर ग्रोथ ज्यादा है, और वो 15 से 20% का ग्रोथ अभी भी सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि उनका बेस लो है। तो वैसी कंपनी ऑन अ बॉटम बेसिस हम पिक करते हैं, लेकिन एज अ सेक्टर वी आर नेगेटिव। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाज़ार का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाज़ार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर राय दी हमारे दर्शकों को। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।